गुड आफ्टरनून क्लास टेंथ। आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट कंपाउंड्स, चाहे एसिड्स हो, बेस हो, आयंस हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, तो हर का इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक तरीका होता है। तो हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट्स। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट एक एलिमेंट का निकालना है, एक केस देखते हैं एलिमेंट्स। अगर हमें इक्विवेलेंट वेट किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट अगर कैलकुलेट करना है तो हम करते हैं ई एलिमेंट मीन्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय द वैलेंसी ऑफ दैट वेरी एलिमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का फॉर एन एलिमेंट। इसके एग्जांपल्स में अगर हम देख ले तो हम बात करते हैं पहले कैल्शियम की। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो Ca इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 and valency, whenever calcium forms compounds, it gives its 2 electron, it donates its 2 electrons। तो कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2। आप सब वैलेंसी कैलकुलेट करना जानते हैं, नंबर ऑफ या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, तो उसको हम वैलेंसी कहते हैं, नहीं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको भी हम वैलेंसी कहते हैं। क्या तरीका है आप सब जानते हैं इस बारे में। तो यहाँ अगर हम उस तरीके से निकालें तो कैल्शियम की वैलेंसी आती है हमारी 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया हमारा कैल्शियम का 20। करेक्ट। इसी तरह हम एक और एलिमेंट का निकाल लेते हैं। सेकेंड हम निकाल लेते हैं सोडियम का। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू सोडियम का एटॉमिक मास 23 और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1। 23 by 1 that is equal to 23. So equivalent weight of sodium element is 23. थर्ड एग्जांपल में हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालने जाएं तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? What is the atomic mass of aluminium? 27। और एल्यूमिनियम का अगर आप वैलेंसी ध्यान करो तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 that is equal to 9। So this is how we can calculate the equivalent weight of elements। ये भी 3 और एग्जांपल्स देखते हैं हम 1-2। अगर हम बात करें क्लोरीन एलिमेंट की, अगर हम बात करें क्लोरीन की, ठीक है, तो ECl, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे इसको इक्विवेलेंट वेट फॉर क्लोरीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का? 35.5 एंड इफ यू रिमेंबर क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, so the equivalent weight comes out to be 35.5। correct। now next fifth one, oxygen। let's talk about oxygen। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो equivalent weight of oxygen is equal to, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 and ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, so the equivalent mass will come out to be 8। next let's see of nitrogen। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 बाय, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 दैट इज इक्वल टू 3 4 12, 2 बचेगा 3 6 18, 4.66। so this is how we can calculate the equivalent weight of any element। इसी तरह अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं या हमारे सॉल्ट्स हैं या एसिड्स हैं, बेसिस हैं, आयंस हैं, इनके लिए अलग अलग तरीका है हमारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का।
तो लेट्स सी देन वन बाय वन। अभी हमने पहले देखा एलिमेंट का, नाउ लेट्स सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेट्स सी इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। बी केस है हमारा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो इट इज मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। एक उस पर्टिकुलर, ये जो हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें O2 की, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम को तो हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय O2, ठीक है। तो E, वहां हमने एटम की जब हमने बात की थी तो हमने EO लिखा था, लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हम EO नहीं EO2 लिखेंगे। अब यहाँ हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके वेट को जोड़ के हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो 16 × 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और एटॉमिसिटी कितनी है ऑक्सीजन की यहाँ? व्हाट इज एटॉमिसिटी? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 2 एटम्स प्रेजेंट है, और दोनों ही एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के हैं वो अलग बात है। एटॉमिसिटी मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, hence its atomicity comes out to be 2. Now this is 16 2s are 32 by 4, and that is equal to 8. Hence equivalent weight of oxygen molecule is 8. Clear? Let's see another example. Let's see another example of let's see example of chlorine. 2 chlorine molecule. Chlorine molecule. Chlorine molecule is represented by beta Cl2. We always represent chlorine gas by Cl2, not Cl. Chlorine is a diatomic molecule. 2 atoms होते हैं उसमें. So this is chlorine molecule. So we will write ECl2. Molecular weight, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक का 35.5, 2 का × 2, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, एटॉमिसिटी है 2। समझ में आ रहा है एटॉमिसिटी कैसे है 2? क्योंकि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं, hence the atomicity comes out to be 2. If we solve this, this comes out to be 71 by 2. Now 2 3s are 6, 2 5s are 10. So the equivalent weight of chlorine molecule is 35.5. Clear है सबको? Now let's move to another example. Let's take the example of nitrogen molecule. Let's come to nitrogen molecule. Third example is nitrogen molecule. Nitrogen molecule, that is N2. ठीक है? En2 is equal to molecular weight. नाइट्रोजन में 2 एटम्स हैं, दोनों नाइट्रोजन के हैं, तो 14 एक का हुआ, 2 का 14 × 2 बाय वैलेंसी। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, और एटॉमिसिटी कितनी है? 2। दैट
comes out to be 28 by 6 and it will come out to be 12 by 3, 3 4s are 12, 4.66. So the equivalent weight of nitrogen molecule is 4.66. The next example is ozone molecule. Now here comes a different example, ozone molecule. Now what is the formula of ozone molecule? Ozone is O3, hence EO3 is equal to, now अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है इस मॉलिक्यूल में, 3 ऑक्सीजन है, एक का 16 तो 3 का इंटू 3, ठीक है। बाय ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती है 2। अब ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? एक मॉलिक्यूल ओजोन में कितने एटम्स प्रेजेंट है? भले ही ऑक्सीजन के हैं पर कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3 atoms. So here the atomicity will be 3. That is equal to 48 by 6. That is equal to 8. So ozone molecule has an equivalent weight of 8. Now next example is sulfur. Actually sulfur क्या होता है? sulfur जब exist, sulfur मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हम नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं S के साथ, लेकिन एक्चुअली सल्फर में एक सल्फर मॉलिक्यूल में 8 सल्फर के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स कम टू सल्फर मॉलिक्यूल दैट इज S8। अगर हम यहाँ लिखेंगे E S8, सल्फर के एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होता है बेटा? सल्फर का बोलो 32 इंटू 8, एक का होता है 32 इंटू 8। वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी होती है 2, सल्फर की वैलेंसी होती है 2 इंटू एटॉमिसिटी है 8, 256 बाय 16 दैट इज इक्वल टू 16. So atomicity of sulfur, sorry not atomicity, I'm very sorry, equivalent weight of sulfur molecule is 16. So this is how we calculate the equivalent weight of molecules. Now let's calculate the equivalent weight of ions. हमने पहला देखा एलिमेंट, दूसरा देखा हमने मॉलिक्यूल, और अब हम तीसरा देखते हैं आयंस। तीसरा स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। C is ions. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस इज इक्वल टू फॉर्मूला मास बाय formula mass of ions by charge on ion. ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ आयन बाय चार्ज ऑन आयन। फॉर्मूला मास बेटा कुछ नहीं है, उसका जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो किसी भी एलिमेंट का या किसी का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। अब जैसे सोडियम हम कहेंगे तो हम सिर्फ Na लिखेंगे, ठीक है। तो सोडियम का जो उस Na का जो मास हुआ दैट इज फॉर्मूला मास, या उसको एटॉमिक मास भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला मास वर्ड बेसिकली यूज होता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड एक मॉलिक्यूल नहीं होता। आयोनिक कंपाउंड में तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के अट्रैक्शन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। वहाँ एक लैटिस टाइप का आपका सोडियम क्लोराइड ही जो है वो एक लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर है, सोडियम के साथ
सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, ये सोडियम हुआ, क्लोरीन हुआ, फिर यहाँ क्लोरीन हो गया, फिर यहाँ सोडियम हो गया, फिर यहाँ सोडियम हो गया। इस तरह के अट्रैक्शन से बना हुआ होता है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये NaCl जो है ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली आयनिक कंपाउंड्स के केस में कोई एक फिक्स्ड ये नहीं हम कह सकते कि हाँ ये एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ आयंस। तो इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का मतलब होता है कि अगर हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड तो हम फॉर्मूला लिखेंगे NaCl। तो इस फॉर्मूला का क्या मास होगा, वही कहलाता है फॉर्मूला मास। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं तो हम फॉर्मूला लिखेंगे CaCl2। तो इस फॉर्मूला का क्या मास होगा, वहां हम कहते हैं फॉर्मूला मास। हम आयनिक कंपाउंड्स के केस में कुछ भी एक पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि अरे ये एक मॉलिक्यूल है। हम कोवैलेंट कंपाउंड्स के केस में बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है। वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O होता है, ऐसे बनता है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के केस में चूंकि ऐसा नहीं होता है, वहां तो नेगेटिव और पॉजिटिव का अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, दैट इज एन एग्रीगेशन ऑफ आयंस। इसी वजह से हम वहां वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला मास। मतलब ये कि अगर हम उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसका क्या वेट होगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। ठीक है, तो हम आयंस के केस में भी वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर्मूला मास। तो लेट्स कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयंस, तो हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हम लिखेंगे Na तो लिखेंगे ना बेटा, तो हम यहाँ लिखेंगे Na+। सोडियम का मास होगा 23, इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा, 1 एंड दैट हाउ इट कम्स टू बी 23। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कैल्शियम। कैल्शियम आयंस, अगर हम कैल्शियम आयन लिखते हैं तो हम लिखते हैं Ca2+। ठीक है, कैल्शियम आयन हम लिख रहे हैं C। बेटा इस चार्ज का, इसलिए हम इस चार्ज में हम फॉर्मूला लिख रहे हैं Na+, लेकिन इलेक्ट्रॉन के रहने न रहने से वेट पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एज इट इज इसके अंदर इंटैक्ट है एंड वेट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस चार्ज से तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो हमने लिखा कैल्शियम आयन Ca2+ एंड इट विल बी लाइक दिस, Ca2+ हमारा होगा 40, चार्ज है 2 एंड हेंस द इक्विवेलेंट वेट of calcium ion comes out to be 20. Let's see another example. Third example is oxygen ion. ऑक्सीजन आयन, ठीक है, ऑक्सीजन आयन का मतलब होता है O-2। तो EO-2 फॉर्मूला मास है 60 बाय चार्ज कितना है, माइनस प्लस का बात नहीं है यहाँ पे, हम वी डू नॉट कंसिडर माइनस एंड प्लस इन केस ऑफ इक्विवेलेंट वेट में। माइनस प्लस का नहीं, सीधे हम वहां डिजिट लिखेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 2 एंड इट विल फॉर्म 8। Hence equivalent weight of oxygen ion comes out to be 8. Let's see sulfate ion now. Sulfate ion, sulfate ion, ये भी आयन है। Sulfate ion is written as SO4-2। अब हमें कैलकुलेट करना है SO4-2 का इक्विवेलेंट वेट। यहाँ फॉर्मूला मास SO4, यहाँ हम सल्फेट आयन को कैसे लिख रहे हैं, SO4-2 से। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में चार्ज को कंसीडर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिकॉज चार्ज इज डिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन्स एंड मास इज डिपेंडेंट अपॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इस वजह से इनसे कोई चेंज नहीं आएगा चार्ज से। अब SO4 में फॉर्मूला है हमारा SO4, तो SO4 का हमें फॉर्मूला मास निकालना है। सल्फर इज 32 प्लस 16, चार्ज सल्फर है, बाय दिस चार्ज है हमारा 2, दैट इज इक्वल टू 32 प्लस 16 4 64
by 2 that is equal to 98 by 2 that is equal to 46. Sorry, not 46. 4 2 6. This is 96 and this comes out to be 48. Correct है? समझ में आ गई सबके बात सल्फेट आयन का. नाउ हियर द फॉर्मूला मास आपको क्लियर होगा कि हम फॉर्मूला लिख रहे हैं सल्फेट का SO4, तो हमें इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें यहाँ मास कैलकुलेट करना है. इसी वजह से वी कॉल इट फॉर्मूला मास. क्लियर है? ये कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं है ना, इससे सिंपल इन आयन मॉलिक्यूल नहीं है सेपरेट ये. इसी वजह से यहाँ हम वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हम यूज नहीं कर रहे हैं. ये क्लियर हो गया सल्फेट आयन का. इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं फॉस्फेट आयन का. सॉरी, लेट्स कैलकुलेट फॉस्फेट आयन. Let's calculate phosphate. Just a minute. हमने फिफ्थ एग्जाम्पल है फॉस्फेट आयन. ठीक है, फॉस्फेट आयन. फॉस्फेट आयन इज PO4 3-. ठीक है, दिस इज फॉस्फेट आयन. नाउ EPO4 3- is equal to phosphorus का और ऑक्सीजन 31 plus 64, 31 plus 16 into 4 that is equal to by charge है 3 that is equal to 64. 95 by 2 96 by 3 that comes out to be 32. So equivalent weight of phosphate ion is 32. Let's see ammonium ion. Ammonium ion is NH4 plus. ठीक है, ENH4 plus is equal to फॉर्मूला मास. ये फॉर्मूला NH4 है, हमें इसका मास कैलकुलेट करना है. नाइट्रोजन 14 प्लस 4 इंटू 1, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1, 4 इंटू 1 बाय चार्ज 1 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 4 by 1 that is equal to 28. Hence the equivalent weight of ammonium ion is 14 plus 4 18. ठीक है, so the equivalent weight of ammonium ion is 18, phosphate ion 32. So this is how we calculate the equivalent weights of ions. Now let's proceed towards equivalent weight of salts. Salts का equivalent weight हम कैसे calculate करते हैं? Let's see. हमने देखा अभी, अब हम डी देखेंगे सॉल्ट्स. SALTS सॉल्ट्स. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट. फॉर्मूला मास इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि सॉल्ट आयनिक भी हो सकता है, सॉल्ट कोवैलेंट भी हो सकता है, तो हम एक यूज कर रहे हैं फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट, हम जब उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो टोटल वेट कैलकुलेट करेंगे दैट इज फॉर्मूला मास बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन. टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन, बेसिकली जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सॉल्ट्स का, बेसिकली जो हमारे सॉल्ट्स हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स तो बेसिकली जो हमारे ज्यादातर सॉल्ट्स हैं दैट आर आयनिक इन नेचर. ठीक है, इस वजह से हम यहाँ फॉर्मूला मास वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज
और नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ऑन कैटायन और एक्चुअली जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली नेचर में आयनिक ही नेचर होते हैं और इसी वजह से हम यहाँ वर्ड फॉर्मूला मास यूज कर रहे हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स में सॉल्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड्स में बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स तो अलग, तो नॉर्मली जो हमारे सॉल्ट्स हैं दैट इज आयनिक कंपाउंड्स एंड हेंस वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर्मूला मास, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जांपल हम देखते हैं। पहला सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि हमारा जो NaCl बेटा, तो NaCl जब हमारा होता है आयोनाइज तो दैट इज Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो Na प्लस Cl माइनस हमारे कैटायन पे भी 1 चार्ज है और एनायन पर भी 1 चार्ज है। कैटायन पर +1, एनायन पे हमारा -1, तो हर हाल में चार्ज जो है वो 1 है। तो हम ENaCl फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, यानी 23 + 35.5 बाई चार्ज इज इक्वल टू 1 एंड दैट इक्वल्स टू, जोड़िए कितना होता है 0.5, 58.5 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 58.5, ठीक है। सॉल्ट्स हमारे आयनिक इन नेचर होते हैं, इस वजह से हम वर्ड फॉर्मूला मास यूज कर रहे हैं। मैंने शुरू में शायद बोल दिया था कोवैलेंट, नहीं बेटा, सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे आयनिक इन नेचर होते हैं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर्मूला मास, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स के केस में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में हमारा जो भी ये रहता, जो भी कुछ है दैट इज एन एग्रीगेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को सेपरेट करके नहीं कह सकते कि वो एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं फॉर्मूला मास, क्योंकि ऐसी केसेस में हम जब उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं उसी से हम कैलकुलेट करते हैं उसका मास, ठीक है। हम लोग कई जगह इसको मॉलिक्यूलर मास भी देखते हैं, हम कई जगह हमारा आ भी जाएगा क्वेश्चन में कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, तो ठीक है मान सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास यूज नहीं करते हैं। ये था हमारा सोडियम क्लोराइड का। इसी तरह एक और कंपाउंड का कैलकुलेट करते हैं MgCl2। कभी कभी हमसे बोलने में गलती हो जाती है, फ्लो में बोलते बोलते हम गलत भी बोल जाते हैं, तो मुझसे जितना होता है अगर मैं कहीं गलत होती हूँ, मुझे ध्यान आता है तो मैं बाद में उसको करेक्ट कर देती हूँ। नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम नहीं इसमें कुछ गलत हो गया है तो आप मुझसे इसको क्लियर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये लिखने का मतलब है कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बेटा जब आयोनाइज करता है तो इट आयोनाइज एज Mg2+ + 2Cl-, ठीक है। Mg2+ + 2Cl-, यहाँ भी +2 चार्ज है और यहाँ 2 एनायन है, दोनों का मिला के हमारा चार्ज -2 हो गया, 2 मिला के -2, यहाँ भी 2, तो हर हाल में हमारा जो चार्ज है सॉल्ट के ऊपर दैट इज 2। अब हम EMgCl2 कैलकुलेट करेंगे, यानी फॉर्मूला मास मैग्नीशियम 24 + 35.5 × 2/2 दैट इज इक्वल टू 24 + 71/2 that is equal to 95/2 and that is equal to 47.5. correct है ये। so this is equivalent weight of magnesium chloride. now let's calculate equivalent weight of aluminium chloride. equivalent weight of aluminium chloride. Third example is equivalent weight of aluminium chloride. तो aluminium chloride हमारा जब आयोनाइज करता है it ionizes as Al3+ + 3Cl-, ठीक है।
तो यहाँ भी +3, यहाँ भी 3, तो चार्ज हमारा हो गया 3, तो EAlCl3 दैट इसको इक्वल करेंगे फॉर्मूला मास। बेटा जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 133.5 by 3 and that comes out to be 44.5। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने का तरीका सॉल्ट्स के लिए। नाउ let's see how to calculate equivalent weight of acids। Let's see how to calculate equivalent weight of acids। Equivalent weight of acids। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं E acids is equal to molecular weight of acid, molecular weight of acid by basicity। basicity आप सबको पता है basicity क्या होती है, total number of replaceable hydrogen atoms in an acid is called the basicity of that very acid। तो equivalent weight of acids is equal to molecular weight of acids by its basicity। let's see example HCl का कैलकुलेट करते हैं। तो EHCl हमें निकालना है, ठीक है। तो HCl जब आयोनाइज करेगा तो HCl आयोनाइजेज एज H+ + Cl-, ठीक है। तो यानी आयोनाइज किया तो इसने एक हाइड्रोजन दिया, तो बेसिसिटी HCl की हो गई 1। तो हमारा EHCl होगा मॉलिक्यूलर वेट 35.5 + 1 by 1 दैट इज इक्वल टू 36.5। क्लियर है? सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज 36.5। Let's calculate the equivalent weight of H2SO4। H2SO4 जब आयोनाइज करता है तो H2SO4 आयोनाइजेज एज 2H+ + SO4-2, यानी 2 हाइड्रोजन वहां आयोनाइज होता है। जब वो आयोनाइज करता है तो it furnishes 2 hydrogen ions, hence the basicity of H2SO4 is 2, hence EH2SO4 is equal to 2 plus sulfur 32 plus 16 4 the 64 by 2, that is equal to 16 4 the 64, that is equal to 6 8 6 3 जस्ट मोमेंट। H2SO4 का 2, सल्फर का 32, 16 4 64, 118 by 2, दैट इज इक्वल टू 2 5 59। द इक्विवेलेंट वेट विल कम आउट टू बी 59। क्लियर है? H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होगा 59। Now let's see another example in acids, phosphoric acid। एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, O H, O H। तो ये क्या होता है कि हमारा O और H जो है उसमें O की ताकत बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनके बीच में ये शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, जिसके कारण ये बॉन्ड बना है। तो ये ऑक्सीजन की ताकत, जिसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन का ये जो लाइन बता रहा है कोवेलेंट बॉन्ड को, और ये कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग अभी नेक्स्ट जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ेंगे।
फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो लाइन है ये बता रही है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा है, जिसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों को पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ सिर्फ आप इतना जानो कि ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा होने के कारण वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेता है, अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है। इस वजह से हाइड्रोजन की पकड़ थोड़ी लूज हो जाती है, और लूज होने के कारण ये दोनों आयोनाइज होके बहुत आसानी से, जब आयोनाइज होते हैं तो बहुत आसानी से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से एक सल्फ्यूरिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो वो 2 हाइड्रोजन आयंस फर्निश करता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जो हमारी बेसिसिटी है, दैट बेसिसिटी इज इक्वल टू 2। थर्ड हम देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जब एक फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज करता है तो फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइज करता है 3H प्लस PO4 3। ठीक है, यानी EH3PO4 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड का आप टोटल जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा हमारा 98, ये हो गया हमारा 64 प्लस 3 प्लस 31, 4 3 7 1 8 6 98, ये होगा 98 बाय बेसिसिटी। 3 हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा, कितना होगा 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18, 32.6। इसके आगे भी जाएगा, 2 डेसिमल प्लेस में जाएगा, 32.66। तो हमारे फॉस्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 3 होती है, और इसी वजह से हमारे फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता है 32.66। Now let's come to phosphorus acid. Phosphorus acid H3PO3, इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड। बेटा जब फॉस्फोरस एसिड आयोनाइज करता है, फॉस्फोरस एसिड जब आयोनाइज करेगा तो ये देगा फॉस्फोरस एसिड जब आयोनाइज करेगा तो ये देगा 2H प्लस HPO4 -2। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड जब आयोनाइज करेगा तो ये देगा आपका 2 हाइड्रोजन आयंस देगा, और आपका ये तीसरा नहीं देगा, वो 2 ही देगा, 2 ही हाइड्रोजन आयंस आयोनाइज करेगा इस केस में। तो अब क्या करते हैं, जब हमारा हाइड्रोजन आयंस, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं EH3PO3। एक्चुअली फॉस्फोरस एसिड इस केस में, जो हमारा फॉस्फोरस एसिड है उसमें हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, OH, यहाँ OH, और एक हाइड्रोजन जो है हमारा वो हमारा अटैच होता है हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ। तो जो मैंने एक वर्ड बताया था आप लोगों को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाइड्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, इन दोनों की पकड़ लूज हो जाएगी, और इसी वजह से जब ये आयोनाइज होता है तो यही दोनों आयोनाइज होके निकलते हैं। ये आयोनाइज नहीं होता है क्योंकि यहाँ फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की पकड़ बराबर है, दोनों मजबूती से पकड़ रखे हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। ठीक है, इस वजह से जब ये आयोनाइज करता है तो इट आयोनाइजेस एज 2H प्लस एंड HPO4 -2। अब इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे H3PO3 तो ये हमारा ये होगा हमारा, आप कैलकुलेट कीजिए फॉस्फोरस एसिड का, आप पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए, 3 31 16 to the 48, 8 9 10 11 12, हाँ तो 82 बाय बेसिसिटी है 2, दैट इज इक्वल टू 41। ठीक है, बेसिसिटी हमारी 41। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ
बेस। इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ रहे हैं बेटा ताकि हम कुछ नॉर्मेलिटी के बारे में जान सकें, ठीक है। जैसे हमने मोलारिटी देखी थी हमने पीएच के टाइम पे, उसी तरह हम नॉर्मेलिटी देखेंगे कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी भी हमें थोड़ा सा जानना है, इस वजह से वी आर लर्निंग टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट्स, ठीक है। नो सॉरी, सो लेट्स कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। द सिक्स्थ वन इज बेस, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। यहाँ भी वही बात है, इक्विवेलेंट बेस और बेस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बाय एसिडिटी। एसिड के केस में बेसिसिटी थी, बेस के केस में हमारी एसिडिटी हो जाएगी। एक वन एग्जांपल में देख लो, NaOH। तो NaOH जब आपका आयोनाइज करता है तो NaOH आयोनाइजेज एज Na plus OH minus. It means it furnishes one OH minus ions when it ionizes. तो इसकी एसिडिटी हो गई 1, hence ENaOH that is equal to 23 plus 16 plus 1 by 1, that is equal to 40, that is equal to 40. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, ठीक है। तो CaOH होल 2 हमारा जब आयोनाइज करता है तो इट आयोनाइजेज एज Ca2 plus 2OH minus, यानी when it ionizes it furnishes 2 OH ions and hence we calculate CaOH whole 2, and equivalent weight of calcium hydroxide as calcium is 40 plus 16 into 2 plus 2 into 1 by 2, that is equal to 40 plus 16 into 2 32, 32 plus 2 64, 32 plus 2 34, 34 plus 40 is equal to 74 by 2 and that is equal to 37, ठीक है। Hence equivalent weight of calcium hydroxide is 37। तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने के लिए। हमने देखा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का, आयंस का, सॉल्ट का, एसिड्स का, बेस का, ठीक है। अब हम देखे जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, लेट्स सी व्हाट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। नाउ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का बाय या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जिसको बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कह लो इसको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर्स। सॉल्यूशन कितना ml है, सॉल्यूशन कितना लीटर्स में है, ये नॉर्मली हम लीटर्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लियर। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज हमारा होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर इज नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ, अच्छा ऐसे लिखो आप लोग, इसको हम इसको आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही रहने दो, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो लीटर में कैलकुलेट होता है
और हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। जो भी आपको वेट दिया है सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूट का जो वेट आपको दिया हुआ है वो वेट डिवाइडेड बाय उस सॉल्यूट का क्या इक्विवेलेंट वेट होगा, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बदले हम ये लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको और अगर हमको इसको वॉल्यूम को चेंज करना है ml में, तो ये लीटर है तो हम इसको L सीधे दे दिया। अगर ml में है तो हमको इसको यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके और ये हो जाएगा हमारा ml में। ठीक है, अगर लीटर में है तो हमें इस 1000 की जरूरत नहीं है, और अगर लीटर में नहीं है तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसके बेस। ठीक है, लेट्स सी अ न्यूमेरिकल। यही है आपकी नॉर्मेलिटी। लेट्स सी अ न्यूमेरिकल। नॉर्मेलिटी और मोलारिटी ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है बेटा। कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में, हायर में आपको जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इन सब की जरूरत। अगर आपको नॉर्मेलिटी दिया है तो भी आप मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, हम अभी नॉर्मेलिटी के बारे में बहुत थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इट्स जस्ट बेसिक अबाउट नॉर्मेलिटी। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट, calculate gram equivalent weight of solute in 5 liter solution having normality of 0.25 n। ठीक है, 0.25 n। ठीक है, अब देखो नाउ इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी हम कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आपके पास नॉर्मेलिटी है, आपके पास लीटर्स हैं, दोनों हैं, आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो गया 0.25, नॉर्मेलिटी हो गई हमारी 0.25 n। ठीक है, नॉर्मेलिटी हो गई हमारी 0.25 n, और ये हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है बाय 5 लीटर्स। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू 0.25 n/5 लीटर्स, यही होगा। और अभी नॉर्मेलिटी बेटा, नॉर्मेलिटी हम ग्राम बाई लीटर होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी का अगर हम वहां से वैल्यू देखें ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, तो अगर हम इसका ये निकालें तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं नॉर्मेलिटी को ग्राम पर लीटर, करेक्ट। हम इसी तरह एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज नॉट बाय बेटा, यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा। हम इसको लिखेंगे 0, यहाँ नॉर्मेलिटी का अगर आप यूनिट देखो तो ग्राम बाई वॉल्यूम बेटा, ग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉर्मेलिटी का ये होगा 0.25 ग्राम पर लीटर इंटू 5 लीटर। लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 25 5 125 एंड इट विल बी 1.25 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट 1.25 ग्राम्स, करेक्ट है। समझ में आ गई बात सबके? इक्विवेलेंट वेट को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है सबको? सिंपल है, हमने उसको बिठा दिया है सीधे सीधे फॉर्मूला के ऊपर। एक और कैलकुलेशन करते हैं हम, एक और न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। क्वेश्चन है find the normality, find the just a minute, find the normality of 0.431 gram Na2CO3 in a 300 ml solution, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी होती है n इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, हमारा दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। अच्छा ये ml में है, 1000 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। ये 1000 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ ml में दिया हुआ है। यही है, दो फॉर्मूला था उसमें ये दूसरा वाला फॉर्मूला है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है। तो अब हम देखते हैं, हमें यहाँ पे ये तो पता है, ये पता है इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना होगा। तो सब अगर हम Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 जब हमारा आयोनाइज करेगा, सॉल्ट है आयोनाइज करेगा तो ये बनाएगा 2Na प्लस CO3-2, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट Na2CO3 का होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज, सॉल्ट है मॉलिक्यूलर वेट बाय चार्ज, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 53 ग्राम्स, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 53 ग्राम, 53, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हमारा 53 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हमारा इक्विवेलेंट वेट मिल गया
So N is equal to weight of solute is 0.431 gram by into 1000 by वॉल्यूम कितना है 300 ml में, तो 300 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू 53। ठीक है, क्लियर है? ये आ जाएगा हमारा ग्राम पर ml। ठीक है, नॉर्मेलिटी हम उसी में कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा। और तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं नॉर्मेलिटी और ये हो जाएगा बेटा n, दिस इज इक्वल टू n। इतना तो समझ में आ गया। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो द आंसर विल बी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो, नॉर्मेलिटी आएगी 0.271 n। ठीक है, 0.271 n इस सॉल्यूशन का आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशंस थे हमारे नॉर्मेलिटी के ऊपर। ठीक है, सो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने आज इक्विवेलेंट वेट देखा और उससे हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।